मुझे बुलाकर यहाँ ये वो किया कि हम भी कुछ बताएं। अभी हम आप लोगों के पास PCSJ है, HJS, उसके बाद HJS है, 45 साल की उम्र होती है। हम चाहते हैं कि अगर कानून में थोड़ी बहुत पकड़ रखेंगे तो HJS भविष्य में बन सकते हैं। HJS का भविष्य भी बहुत उज्ज्वल है, ठीक है नहीं। आप चूँकि सिविल तो किए, थोड़ा बहुत किए थे, मगर हमने तो सेशन ट्रायल ही देखा है 24 साल से, तो हम यही देख रहे हैं। तो उसी बारे में हम बताएंगे सेशन ट्रायल में कहाँ से प्रोसीडिंग चालू होगी। तो सर्वप्रथम तो लोअर में रिमांड लिया जाता है, फिर उसके बाद चार्जशीट आती है, फिर कमटल होता है, फिर 207 की कंप्लाइंस होती है। CRPC बता रहे हैं हम, 207 की कंप्लाइंस होती है। वहाँ पे मुलजिमों को उनको कापी दी जाती है जो चार्जशीट में 161 है और भी चीज़ें हैं, उसके दस्तावेज दिए जाते हैं। फिर 209 में कमटल हो जाता है, ऊपर सेशन कोर्ट में आ जाता है। 209 का वारंट बन 209 का, फिर 309 का वारंट बन जाता है, 209 में कमटल होता है। फिर उसके बाद चार्ज की स्टेज आती है, चार्ज बनता है, उसकी 211 से चालू होगा और फिर उसमें मेन जो वो है 211 में चार्ज की प्रोसीडिंग चलेगी। न्यायालय चार्ज बनाएगा और मुलजिम को सुनाया जाएगा कि ये आपके खिलाफ ये चार्ज हैं। और फिर जब चार्ज बनने के बाद फिर प्रोसीडिंग आती है 225 में। 225 में होगा कि जो अभियोजन है शुरुआत करेगा अपनी, वहाँ पर वो अभियोजन अपने गवाहों को प्रस्तुत करेगा कि ये इसकी प्रोसीडिंग है। चार्ज में ये है कि एक धारा 216 है, 227 है, तो ये महत्वपूर्ण धाराएं हैं। 216 कभी भी एट एनी स्टेज आप चार्ज को परिवर्तित और उसमें बढ़ोतरी करा सकते हैं। ये कब आएगा? जब अभियोजन का जो एविडेंस होगा, जब एविडेंस प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें अगर कोई नए तथ्य आते हैं और कोई अलग आरोप फ्रेम होता है तो अभियोजन 216 की एप्लीकेशन देगा और उसमें भी परिवर्तित होगा। अब उसका असर ये होगा कि अगर अभियुक्त के अगेंस्ट कोई ऐसी बात नहीं है तो वही गवाही पढ़ ली जाएगी जो अभियोजन ने साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अगर उसके अगेंस्ट में कोई उसके हित का जो अहित हो रहा है तो फिर वो गवाह पुनः तलब किया जाएगा और फिर उस बिंदु पे जो वो हुआ है, बढ़ोतरी हुई है या परिवर्तन हुआ है, उस आरोप पर भी पूछा जाएगा। अभियुक्त को ये राइट बनता है। अब ये बात ये है कि कब सेशन, ये तो अधिकार क्षेत्र की बात है। कभी कभी होता है कि इन्वेस्टिगेशन में वो धाराएं हटा दी जाती हैं, ठीक है नहीं। तो जो चार्जशीट आई है उस पर आर्गूमेंट होता है, अगर प्रथम दृष्टा वो माना जाता है तो अदालत उस पर चार्ज बनाती है। अब एविडेंस में जब आई वो बात तो उसने कार्बोरेट किया प्रथम सूचना रिपोर्ट को, अपने 161 को। तो अगर ऑन ओथ किसी गवाह ने ये बात कह दी तो आपको 216 लानी पड़ेगी। हाँ, वो अपने से बना देंगे, ठीक है नहीं। 216 लानी बना देंगे उसका। आप तो हाँ, नहीं तो अब बनेगा ना, वही ठीक है, फिर बनेगा, फिर चार्ज बनेगा, फिर एविडेंस बुलाएगा। चार्ज क्या एडिशनल बनेगा, वो तो बन ही गया है। तो पूरा पावर है कि वो फिर एविडेंस बुलाएगा। हाँ, नहीं, अगर वो अहित हो रहा है, कोर्ट ये समझेगी। अगर उसके हित के अगेंस्ट जा रहा है तो भी बुलाया जाएगा, उस पर फिर विस्तृत वो उस आरोप पर वो जिरह करेगा। अब ये समस्या ये आती है कि सेशन के पावर तो हमें बताने नहीं है कि सेशन ट्रायल में किसको क्या पावर है, और ये लोअर तक 7 साल तक है, CMM को पावर है 7 साल तक की, वो सज़ा का प्रावधान है, उसी की सुनवाई करेगा। बाकी वो कमिट करेगा जो 7 साल के ऊपर वाले मुकदमे हैं, वो सेशन ट्रायल शुरुआत की जाती है। अब IPC में
आपको सबसे बड़ी बात है कि जो धारा 2 से लेके आईपीसी की बात कर रहे हैं हम, 2 से धारा 105, 106 तक तो बिल्कुल रटी रहनी चाहिए। रटना इसलिए चाहिए कि कौन सा क्राइम बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम बताएं कि आज अब चूँकि ये चल रहा है तो हम ज़्यादा नहीं वो करेंगे। प्रोसिक्यूशन की बात है तो बहुत सी धाराओं में 420, 67, 68, 71, 72, 69 सब आता है। मगर अब अगर आप वो परिभाषाएं पूरी रटी हैं तो आप देखेंगे 420 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर 420 नहीं बन रहा है तो 420 तो फिर आप अगर डिफेंस से हैं तो उसको अगर गिरा दिया आपने, शुद्ध भाषा है कि सादोष लाभ सादोष हानि जब नहीं हुई तो 420 बना कैसे, ठीक है नहीं। अगर किसी ने कोई दस्तावेज नहीं बनाया, उसके सिग्नेचर नहीं है, तो कैसे सरसर बन गया। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। चार्जशीट आ जाने का मतलब ये नहीं कि पूरा ट्रायल हो गया और मुलजिम को सज़ा मिल गई, ये नहीं। साबित करने का भार अभियोजन पे है, ठीक है नहीं। अभियोजन को साबित करना है कि ये 420 बनती है नहीं बनती है, 67 बनता है नहीं बनता है, 68 बनता है नहीं बनता है। ये सब आएंगी कब, जब आपको परिभाषाएं रटी होंगी। तो ज़्यादा कठिन है नहीं जो हमने इसको समझा। केवल आप पढ़े रहिए, 1 घंटा आधे घंटे अगर आप 2-4 दिन में पढ़ लेंगे ना, पूरा रट जाएगा, पूरा रटेगा और सब कुछ इसी में है, परिभाषाओं में। अब जैसे एक उदाहरण बताए, 379 है, 411 है, 380 है, 411। अब 411 तब साबित होगी जब वो 379 साबित होगी। 379 जान गए ना, 379 वहाँ है जहाँ पे घर के अंदर चोरी नहीं है। अगर घर के अंदर की है तो 380 बनेगी, ठीक है नहीं। और फिर 379 जो 378 में, सॉरी 378 है, 378 में चोरी की परिभाषा दी है। चोरी कब मानी जाएगी? ओनर होना आवश्यक नहीं है, संपत्ति का ओनर होना आवश्यक नहीं है। अगर आपके कब्जे में भी है कोई संपत्ति और उसको बेईमानी से कोई प्राप्त करता है या ले जाता है तो चोरी के उसमें आएगा, ठीक है नहीं। 378 देगा, 378 ही है शायद, है नहीं। तो ये चीज़ें अब वो कहें 411 तभी साबित होगी जब वो उससे 379 से कनेक्ट होगी। जब कोई बताएगा ये संपत्ति मेरी है तब। और यही बातें जब आती हैं, जब मर्डर वगैरह में हम लोग जब देखते हैं, तो अभी एक केस आया था, एक CISF में SI था यहाँ पनकी में, उसकी हत्या हुई। वो गया था अपने घर से लेकर स्कॉर्पियो, ATM और बैंक गया था बच्चे की निकालने पैसे, और वहाँ पे 3-4 बदमाशों ने उसका स्कॉर्पियो लूट ली, मोबाइल लूट लिया, पैसे जो भी निकाले होंगे वो लूट लिए। अब वो गवाह आया मेरे पास, अमूमन ये तो मेरे साथ काफ़ी रहे हैं, वो भी बैठे हैं। तो होता क्या है, सरकारी वकील वहाँ बताया जाता है गवाह आया, ठीक है। अब सरकारी वकील जो, हम किसी का इसमें वो नहीं कह रहे हैं, सोचते हैं गवाह आया, इसको करा ही देना है। कोर्ट भी यही चाहती है कि गवाह करा दो। कोर्ट से इसका मतलब नहीं है कि गवाह क्या कह रहा है, आपकी क्या खामियां हैं प्रोसिक्यूशन की, उससे मतलब नहीं है।
वो तो बस प्रयास करता है, गवाह आया है करा दो आप। उनके गवाह के साथ वादी के वो भी आए थे, वो कहें झारखंड के ये लोग हैं, CISF में यहाँ पनकी में तैनात था। तो मुझसे बोला आप गवाह करा दीजिए, ज़्यादा पेनफुल काम करना नहीं है और इसका जल्दी निपटा दीजिए, हम देखते हैं। फिर हमने उसको फाइल को देखा, फाइल को देखा तो उसमें मोबाइल की रिकवरी थी। ठीक है, रिकवरी किसकी? उसकी निशानदेही पे, इसकी एक्यूज्ड के। एक सरकमस्टांशियल एविडेंस का ये पक्का वो है। और आप एविडेंस एक्ट की धारा 27 पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण धारा है नहीं? अगर इसको 4 बार पढ़ेंगे तो समझ में सब आएगा, तभी आएगा वो। 1-2 बार में नहीं आएगा। अब 27 क्या कहती है? पहले तो 25 एविडेंस एक्ट की धारा 25 देख लीजिए आप। 25 कहती है कि अगर कन्फेशन बिफोर पुलिस, अगर पुलिस के कस्टडी में कोई एक्यूज कन्फेशन कोई करता है कि मैंने हत्या की है, मैंने लूट की है, मैंने चोरी की है, देयर इज़ नो वैल्यू, कोई माने नहीं, तब वो पढ़ाई नहीं जाएगा, ये हिट कर जाता है। अब वहीं आगे बढ़िए आप, तो 26 है, 27 है। 27 कहती है कि वो पार्ट पढ़ा जाएगा, केवल उतना पार्ट जिस बिंदु पे उसने जो तथ्य बोले हैं उससे रिकवरी हुई हो। अब जैसे इस मामले में 302 वाले मामले में 302 भी लगा है, 392 भी लगा है, 411 भी लगा है, 120B भी है, 201 भी है। ज़्यादा गहराई पे नहीं जाना है, बस केवल आप 27 की रिकवरी पे आ जाओ। अब क्या है, अब उसकी पत्नी ने, मृतक की पत्नी ने रिपोर्ट लिखाई। ठीक है, रिपोर्ट लिखाई उसने सामान्य कि मेरे पति गए थे बैंक में, वो लेने गए थे, स्कॉर्पियो ले गए थे, ATM ले गए थे, मोबाइल ले गए थे, ये लिया था और वो फिर लौट के नहीं आए। फिर मालूम चला वो थाने की पुलिस आई, उन्होंने बताया कि वो आपके पति की लाश मिली है और आप उसे देख लीजिए। वो मर्चरी गए, उन्होंने देखा पति की लाश थी। उसका केवल कितना रोल था कि बस केवल पति को पहचाना और पति गए थे और उसके बाद मृत अवस्था में सूचना मिली ये हत्या मेरे पति की हुई है, ये मेरे पति का शव है, इतना। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? एविडेंस एक्ट की 27 में वो अगर मोबाइल उस मृतक की पत्नी से अगर आप पहचानवाते नहीं हैं, साबित नहीं कराते, तो 392 बनेगी नहीं। 411 अगर 392 वो करने के लिए 411 अगर वो मोबाइल साबित नहीं है तो 392 बेकार है, 411 बेकार है। और मर्डर के लिए सरकमस्टांशियल एविडेंस के लिए वो मोबाइल की रिकवरी अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद हुआ है, ये महत्वपूर्ण साक्ष्य है। 302 को लिंक कर रहा है, क्योंकि 302 जहाँ पे हत्या हुई, गाड़ी में ब्लड पाया गया, ये सरकमस्टांशियल एविडेंस कनेक्ट करती है एक दूसरे से। ये महत्वपूर्ण प्रोसिक्यूशन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब और कोई होता, गवाह आया, जज साहब ने कहा कि कराइए आप गवाही, फट से डर, अब यहाँ तो सब बैठे हैं, सब जानते हैं प्रोसीडिंग को, तो वो जज साहब के डर के कारण तुरंत वो गवाही लेके वो, अरे नाराज़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, कि आप गवाह वापस कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रोसिक्यूशन का लेकुना था। तो जो वकील साहब आए थे तो हमने कहा भाई देखो भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गवाही दें, आई विटनेस है नहीं, मगर इसमें मोबाइल मंगाना आवश्यक है। अब हमारे ऐसा आदमी था तो हमने साफ लिख दिया कि भैया इसमें पहले हम मोबाइल मंगाएंगे तब हम इनकी गवाही कराएंगे। तो इसमें अब हमारा कहने का मतलब है कि 27 की रिकवरी वो
देख लीजिए, वो आदमी के सबके दिमाग में रहता है कि अरे नहीं, जो पुलिस के सामने कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट हुआ, देयर इज़ नो वैल्यू, वैल्यू है, ठीक है नहीं। जो 27 को वो करेगा, उसके अंदर फिर जो मोबाइल बरामद हुआ वो 302 को साबित करने के लिए एक पॉइंट है, ठीक है नहीं। और दूसरा ये है कि जैसे ब्लड मिला, और भी सरकम से बनती है कि कहाँ पे क्या लूट हुआ, कहाँ गाड़ी बरामद उनके कब्जे से हुई, हालांकि रिलीज़ हो गई, वो बयान में कहला दिया जाता है कि भाई स्कॉर्पियो में रिलीज़ कर दी गई है। तो ये मोबाइल महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आता है कि कहाँ, ये तो सबको मालूम ही होगा कि लोग बैठे हैं, नए लोगों को तो पुराने लोगों की बात ही नहीं। अब शुरुआत कहाँ से होती है? हमने कहा परिभाषाएं पूरी रख लीजिए आप। सीआरपीसी में क्षेत्राधिकार क्या है, कैसे प्रोसीडिंग होगी, 154 में एफआईआर दर्ज हुई, किसकी होगी? वो जो संज्ञेय अपराध होगा, ठीक है नहीं, जिसमें बिना किसी वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, वो संज्ञेय अपराध है। जो असंज्ञेय नहीं है, असंज्ञेय में गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब 7 साल का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आ गया है, तो बातें ख़त्म हो गई कि 7 साल तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती। पहले यही था कि अगर संज्ञेय अपराध है तो विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। अब धारा 41 कहती है कि कब आप विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं, ये सीआरपीसी बता रहे हैं जी, ठीक है नहीं। तो फिर 154 में एफआईआर हुई, 155 नॉन काबिल के लिए ऑफेंस के लिए है, 155 में विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। 154 में पावर है, 154 अगर एफआईआर हो जाती है तो फिर पुलिस को पावर है कि वो बिना किसी परमिशन के वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी। 154 में तो सभी आ जाते हैं, ठीक है नहीं। जो 3 साल के ऊपर है संज्ञेय अपराध है तो उसमें एफआईआर दर्ज करने की पावर तो उसको पीएस कंसर्न को है, थाने को, ठीक है नहीं। अब फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, फिर 161 में बयान लिए जाएंगे। अगर कोई ऐसा कन्फेशन करता है या और कोई वो देता है तो मजिस्ट्रेट सामने 164 में बयान कराए जाएंगे, ठीक है ना। अब ये यहाँ शुरू हो गया, ये प्रोसीडिंग ये चलेगी सीआरपीसी की। बाद में हमने वही बताया 225, 226, 227 सेशन कोर्ट वाली बात। अब वहाँ पर शुरू करते हैं कि गवाह आया, सारे गवाहों का हम परिचय कराएंगे। गवाह के लिए ये आवश्यक नहीं कि किस गवाह को पहले पेश करें, ये अभियोजन का राइट है कि किस गवाह को कब पेश करना है। सबसे बाद में आईओ पेश होता है, उसके पहले आईओ को नहीं पेश किया जाता। आईओ को इसलिए पेश नहीं किया जाता, जो भी गवाही देगा, आनूत साक्ष्य देगा, उसके बारे में जो कंट्राडिक्शन आएंगे। अब कंट्राडिक्शन के बारे में एविडेंस एक्ट में आप जाइए, उसकी धारा 145 देखिए, एविडेंस एक्ट की धारा 145, ठीक है नहीं। वहाँ पर अभियुक्त को पूरे पावर हैं कि पूर्व स्टेटमेंट, जैसे 161 में लिया गया, 164 में लिया गया, कोई भी स्टेटमेंट, समझ रहे हैं ना आप, हैं आ रहा है कहीं ऐसा हॉट पोस्ट तो नहीं है? मैं बोलूँगा हाँ पूछ क्लियर कर लेना। नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजते हैं लोग, सुनते दोबारा में। ठीक। जैसे 161 में स्टेटमेंट दिया गवाह ने, आईओ ने उसको केस डायरी में उसे अंकित किया, तो उसके बारे में वो सवाल आईओ से पूछेगा अभियुक्त के वकील। इसलिए आईओ को बाद में पेश किया जाता है कि ये इन बयानों में आपने ये बताया था ऑन ओथ। न्यायालय में कुछ बढ़ चढ़ के बताता है आदमी, कुछ चीज़ें नहीं बताता है, तो इस बारे में 161 में क्या क्या बताया था ये आईओ से पुटअप किया जाएगा।
पुटअप क्या किया जाएगा, 161 के बयान दिखाए जाएंगे और जो ऑन ओथ बयान यहाँ दिया है कोर्ट में उसके बारे में पूछा जाएगा कि ये आपने बताया था या नहीं बताया था। ये आईओ बताएगा। अगर जो चीज़ नहीं बताई आईओ तो भाई वही बताएगा जो 161 में उसने रिकॉर्ड किया है। तो ये कंट्राडिक्शनी पे अभियुक्त छूटता भी है और उससे सजा भी होती है। अगर कारपोरेट कर दिया, अब 157 देख लीजिए एविडेंस एक्ट की धारा, ये महत्वपूर्ण धाराएं हैं, ठीक है नहीं। 157 क्या कहता है, 157 जो आपने एफआईआर कराई, एफआईआर का मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट, तहरीर, एप्लीकेशन जो दी है, ठीक है नहीं, और जो 161 दिया है, ये प्रोसिक्यूशन के लिए, अभियोजन के लिए है कि वो देखेगा कि वो 161, 164 और तहरीर उसको लेके चलेगा कि वो कारपोरेट हो। कारपोरेट ऑन ओथ जो बयान कराएगा वो 164, 161 और तहरीर को लेकर चलेगा। सबसे अगर सटीक बयान होते हैं वो 164 के, 164, ठीक है ना। कभी कभी होता है क्या है कि 161 में कहा, 164 में रह गया, मानो है आदमी, क्या याद रहता है क्या नहीं, तो उसको सबको मिला के हम लोग आनूद बयान कराते हैं यहाँ कोर्ट में, ठीक है। तो 157 हो गया, 145 हो गया। 145 में वो करेगा जब 145 में एक धारा 154 है, 154 में भी अगर वो प्रोसिक्यूशन की उसको सपोर्ट नहीं करता है, होस्टाइल की कहीं परिभाषा नहीं दी है, होस्टाइल की कोई परिभाषा नहीं, आप पढ़ लीजिएगा कहीं नहीं। हाँ, वो रूलिंग्स वगैरह में एक होस्टाइल शब्द इस्तेमाल हुआ है, मगर कहीं पे भी हमने देखा एविडेंस एक्ट में कहीं होस्टाइल शब्द का इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है नहीं। तो अगर वो प्रोसिक्यूशन स्टोरी को सपोर्ट नहीं करता गवाह, तो उसको हम लोग होस्टाइल डिक्लेयर माननीय न्यायालय से निवेदन करते हैं, घोषित किया जाता है। फिर उसमें हमको जिरह का अवसर मिलता है अभियोजन को, 154 एविडेंस एक्ट, ठीक। अब ये बातें तो ये हो गई। अब एविडेंस की धारा 103, 103, 104, 105, 106 ये भी देख लीजिएगा। अब 106 क्या है, आदमी इसे बड़े हल्के में लेता है, और हम लोग जो थोड़ा बहुत ज़्यादा जानकार हैं नहीं, अगर थोड़े बहुत जानकार हैं तो 106 का प्रयोग बहुत तगड़ा है। हत्या जैसे मामले में और मामले में, चोरी के मामले में, इसमें भी अगर अब जैसे 302 में ले लीजिए आप, 364 में ले लीजिए, लास्ट सीन गवाह का नाम सुना होगा, लास्ट सीन चोरी, लास्ट सीन। अगर कोई मृतक ना हो या विक्टिम हो, जो भी है, उसको अगर किसी गवाह ने जाते हुए उसके साथ देखा है, तो उसके ऊपर बर्डन चला जाता है कि वो बताए कि वो कहाँ गया, क्योंकि वो केवल स्पेशली उसकी नॉलेज में रहता है। तो 106 का बर्डन उस पर है, ये प्रोसिक्यूशन पे नहीं है। प्रोसिक्यूशन तो केवल इतना बताएगा कि वो व्यक्ति, विक्टिम या मृतक, लास्ट समय इतने बजे इस तारीख को इनके साथ जाते मैंने देखा था। अब एक उदाहरण और बताते हैं। जैसे हम लोग इस कमरे में बैठे हैं, हाल में बैठे हैं, अब यहाँ पे जितने लोग हैं, मैं हूँ या और कोई हो, अगर इस हाल के बाहर जाता है, कोई घटना उस आदमी के साथ हो जाती है, तो ये बर्डन
सब पे होगा कि वो बताएं कि आखिर विष्णु कुमार सिंह गए कहाँ। या तो वो बताएंगे कि हाल से निकल गए सब कुछ, मगर बर्डन तो शिफ्ट कर ही जाता है। यही 106 में जैसे पति पत्नी अगर घर के अंदर हैं, कमरे में हैं, सब लोग बता रहे हैं कि रात में 2 बजे पति पत्नी दोनों लोग साथ में थे, लेटे थे, बैठे थे, जो भी है, और उसके बाद वो पत्नी या पति मृत अवस्था में पाया जाता है, तो 106 का बर्डन उस पर चला जाएगा। और लोगों को बस केवल इतना बताना है, प्रोसिक्यूशन को इतना बताना है कि इस तारीख को इस समय पति पत्नी दोनों लोग कमरे में मौजूद थे, और सुबह जब देखा तो पति या पत्नी की मृत अवस्था में पाई गई। तो ये 498 304B में भी यही प्रिजम्पशन काम करता है। बस हमें केवल इतना बताया पति पत्नी दोनों साथ थे। ये तो सर्कमस्टेंशियल हो गई। सर्कमस्टेंशियल तो है ही है, मगर बर्डन 106 उससे बहुत स्ट्रांग जो हम बता रहे हैं कि वो पर्सनली जो एक व्यक्ति की स्वयं की नॉलेज में है, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये साथ में क्या क्या हुआ, कैसे ये जिसने दिया बर्डन उसको कि वाइफ और हस्बैंड में से किसी यस यस जैसे हस्बैंड एंड वाइफ। बस केवल बस हमको प्रोसिक्यूशन को इतना बताना है कि ये दोनों साथ थे एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस। बाकी फिर ये बताओ मुलजिम को बताना है कि भाई बताए कि मृत अवस्था में कैसे वो मिला या मिली, ठीक है नहीं। ये हो गया 106 की बात। 106 भी उसको 103 से लेके चलना, 103, 4, 5, 6 है ना, ये सब नॉलेज के ऊपर है। अब जो महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं वो देखिए, प्रोसीडिंग तो लगभग हमें लग रहा है मालूम हो गई होगी कि 225 से शुरू होता है, पहले चार्ज बनेगा, कमिटल होगा, है ना, 209 में कमिटल हो गया, फिर 225 से गवाही चालू हो गई, फिर सफाई साथ चालू होगा, फिर आर्गूमेंट होगा, आर्गूमेंट के बाद जजमेंट होगा, ठीक है नहीं। मगर कुछ जो हमने जो धाराएं बताई हैं आपको, अब एक धारा होती है 2929 कहाँ किसकी, एविडेंस एक्ट, उसे भी बड़ा हल्के में लेता है। वो कहता है अरे कन्फेशनल स्टेटमेंट है, देयर इज नो वैल्यू, ऐसा नहीं, ये 27 में बताया उतना पार्ट पढ़ा जाएगा। ऐसे 29 को आप देख लो, एविडेंस एक्ट की 29 क्या कहती है कि अगर किसी ने कन्फेशनल स्टेटमेंट किसी के समक्ष किया, प्रॉमिस के साथ या विदाउट प्रॉमिस, बिना किसी उस दबाव के, अगर किसी ने कन्फेशनल स्टेटमेंट किया तो वो पढ़ा जाएगा। अब वो कोर्ट देखेगी कि ये किन परिस्थितियों में किया गया, ठीक है नहीं। 29 देख लेना एविडेंस एक्ट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, लोग उसको हल्के में लेते हैं कि अरे कन्फेशनल स्टेटमेंट है, कोई वैल्यू नहीं है वो सब। अब होता क्या है, जैसे एक उदाहरण बताएं हम, कमरे में मालिक और नौकर दोनों थे। सब सुबह मालिक मरा हुआ पाया गया, नौकर नहीं था। इस बात की एविडेंस नहीं थी कि नौकर और मालिक दोनों साथ में थे कि नहीं थे उस रात, मगर उसके 2-3 दिन बाद नौकर ने अपने मित्र से या रिलेटिव से या उनके मित्र से या पड़ोसी से ये कहा यार गलती हो गई, हमने वो इस बात पे पैसे को लेन देन को बात हुई और हमने उनकी पार्टी मार दी, वो मर गए, अब आप इसमें मेरी मदद करें। तो ये 29 में आएगा कि कन्फेशनल स्टेटमेंट, अब तक मस्तिष्क से किया। हाँ,
बिना मस्तिष्क से। दबाव के। हाँ, अगर कोई शर्त वो भी किया है, कोई वो लगाया है कि भैया बताना नहीं, कोई वचन भी दिया हम नहीं बताएंगे, ये है वो, ये 29 महत्वपूर्ण है। और ये जो जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, ये HGS के लिए और ये PCSJ के लिए, ये सब महत्वपूर्ण है। ये धाराएं 29 की ओर दिमाग नहीं जाता, 27 की ओर दिमाग नहीं जाता आदमी का, ठीक है नहीं। तो ये उसको भी देख लीजिएगा। ये हम लोग इस पे भी दिमाग लगाए रहते हैं, जब अभियोजन का संचालन करते हैं तो इस पे भी दिमाग लगाए रहते हैं कि कहाँ पे क्या है ना। इसी को ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से क्या होगा। अगर कन्फेशनल भी है तो एक तो इस प्रकार के गवाह सटीक मिलते नहीं हैं, मगर कभी कभी मिल जाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी सज़ा हुई है और कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पे हुई है, ठीक है नहीं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण वो है। जैसे भी सिद्धू को जी, जैसे सिद्धू वाले केस में हुई, उन्होंने कन्फेशन किया था, और कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किया होगा ना। हाँ। हाँ, वही 29, ठीक है नहीं। तो इसको भी कोर्ट हल्के में नहीं लेती। अब हमने आपको बता ही दिया है कि परिभाषाएं आपको रट लेनी है। अगर आपको बड़ी वाली कुर्सी में बैठना है, हम लोगों का अधिकारी बनना है, तो भैया रट लो, बिना रटे काम नहीं है, ठीक है नहीं। ये हमने आपको 157 बता ही दिया। 159 में प्रत्येक गवाह को ये राइट है कि वो अपनी स्मृति को ताज़ा कर सकता है। जो भी उसने 161 में दिया हो या वो दिया हो, उसको राइट है कि वो देख ले विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, उसको राइट है, ठीक है नहीं। हमने 29 बता दिया, 27 बता दिया, 25, 26 बता दिया। एविडेंस एक्ट है ये। एविडेंस एक्ट में धारा 101 पढ़ लीजिएगा, 101 है, 102 है, 103 है। इसमें किस तरीके से गवाह को पेश किया जाएगा, ठीक है नहीं। ये भी है प्रोसिक्यूशन, पहले प्रोसिक्यूशन को राइट मिलता है कि वो अपना वो करे। अच्छा, अब एविडेंस एक्ट में एक धारा 65 है, 65, कि कब सेकेंडरी एविडेंस पेश की जाएगी। ये भी PCSJ के लिए भी है, HGS के लिए भी ये सब सटीक हैं। तो 65 भी देख लीजिएगा कि किन परिस्थितियों में सेकेंडरी एविडेंस पेश की जाएगी। सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि मूल दस्तावेज जहाँ पेश नहीं होगा उसकी छाया प्रति या और सेकेंडरी जो भी होगा वो कब साबित किया जाएगा, ठीक है ना। उसमें वो दिया है कि कोई दस्तावेज जब नष्ट हो गया, वो एक बात है। नंबर 2 कि इतना परेशानी, इतने व्यय के बाद लाना मुश्किल है, तब होगा सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है नहीं। वो पूरा दिया है, वो भी एक महत्वपूर्ण है। 74 है पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है नहीं। तो उसको भी आप लोगों को देखना चाहिए, है नहीं। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जो 41वीं पावर हमने बताई थी कि 41वीं पावर किसको किसको होगी, ठीक है नहीं। और परिभाषाएं हमने बोली थी कि परिभाषाएं आपको रटनी है, चाहे जो भी है। बिना रटे, रटने का मतलब अगर धाराएं आपको रटी हैं तो नेचुरल है, आप उसके अंदर का सब कुछ जानते हैं। अब जैसे जो भी बातें हम बता रहे हैं आपको, वो सब मस्तिष्क में रहती हैं, हर समय रहती हैं। अब ये है कि थोड़ा सा कहीं शब्दों का हेर फेर हो जाता है तो हम लोग किताब देख लेते हैं, ठीक है नहीं। 154, अब 207 ये हमने बता ही दिया आपको, 225 बता ही दिया। अच्छा, अब ये इस पे 34 और 149 पे मामला बढ़ा,
ठीक है ना, 34 कहाँ लगेगी, 149 कहाँ लगेगी। ये एक समझा लेंगे। अब 149 क्या है, 141 का वायलेशन अगर विद जमाव है, 141 में क्या है, कब अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी, तो उसका पूरा 141 में दिया है, ठीक है ना। अब इसमें पूरे दिए हैं, कब होगा अनलॉफुल असेंबली, 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विद जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों में जिसमें जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो। भीड़ है तो सामान्य उद्देश्य है ही है, जैसे पत्थर चले, ईंटा चले, ये चले, वो सब 141 की परिधि में आते हैं। 141 है तो 147 है, 147 है तो 149 है, ठीक है। तो ये इसमें दिए हैं कब अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी। अब इसमें दिया है केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, संसद को, किसी अन्य विधान मंडल या लोक सेवक या जबकि ऐसे लोक सेवक वित्तपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना या किसी का घर गिराना, 5-6 लोग चले गए, ये भी जो अनलॉफुल काम है वही अनलॉफुल असेंबली, अगर 5 या 5 से अधिक लोग गठित हो गए, ठीक है नहीं। 34 में एट ए टाइम, उसी समय जब अपराध हो रहा हो, 4 से कम हो, तो 4 से कम है तो अनलॉफुल असेंबली भी बनी नहीं, 141 बना नहीं, 147 बना नहीं, फिर 149 बना नहीं। सबसे खतरनाक धारा 149 है। नाम बनेगा। नॉन अवेलेबल की बात नहीं करते, उसके लिए टोटल अपराध के लिए 149 में 149 केवल है तो कुछ नहीं, 3 साल तक की होगी, मगर ये जब 302 से 307 से तो फांसी की सजा है। है ना, कनेक्ट हो जाती है तो फिर ये गंभीर हो जाती है। फिर आपको मतलब नहीं कि आप भीड़ के पीछे खड़े थे या आगे खड़े थे, या आप चला रहे थे या नहीं चला रहे थे, गोली चला रहे थे नहीं चला रहे थे, अगर आप खड़े भी थे और उस भीड़ का हिस्सा थे, अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा थे, तो आप मुझे हो आ जाएंगे 147 में आ जाएंगे, फिर 149 में आ जाएंगे, सब इसमें। 34 देंगे। अब इतना ही पढ़े लिखे, अब उतना तो जान ही जाएंगे, अब ये पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। 302 के साथ अगर 34 लग रही है, 302 अगर 4 के नीचे हैं, 5 से नीचे हैं, 4 हैं, तब 34 लगेगी, 5 या 5 से अधिक हैं और अनलॉफुल असेंबली गठित की हो, 141 के इंग्रेडिएंट्स में आते हों, तभी तो बनेगा, है नहीं, और उसके पहले बनेगा नहीं। तब 34 तो तभी बनेगा 5 के नीचे हों। ये भी एक हर समय PCSJ और HJS हर समय यही चलता रहा, अंतर है बुआ, ये अंतर जो है समझो। ठीक है नहीं। अब ये 147 जो भी है, अब ये 147 में जिसमें दंड दिया है 147 है, 149 में आ जाइए, उसमें 149 में वो जो 149 147 जो बता रहे हैं वो पूरा दंड का प्रावधान है, वो दिया है। 141 का वायलेशन है, वो 147 149, ठीक है। अब 34 वाली बात बताई थी हमने आपको। फिर आइए IPC में, इसी IPC में 299 और 300। तो इसका बड़ा माइनर वो है, दिमाग पक जाता है जब इसको पढ़ने में, है ना। और ये आता सर जरूर एक क्वेश्चन हर जगह आता है, तो 99 300 कि कब, अब बहुत चीज़ें हैं 3 से 4 में आ जाती हैं, ठीक है नहीं। अब बोले 3 से 4 में क्यों आ गई, आल ऑफ सडन अगर कोई बलवा मारपीट हो जाती है या किसी कोई प्रवोक कर देता है तो कोई मारपीट हो जाती है और किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो 3 से 4 में आ जाएगा। अगर इंटेंशन है, आल ऑफ सडन नहीं है, इंटेंशन है, प्री प्लानिंग है, तो बस 302 है, ठीक है नहीं। यहाँ विदाउट इंटेंशन या किसी का मारने का वो नहीं था, हत्या करने का वो नहीं था, केवल मारपीट कर रहा था, सर पे लग गई चोट, मगर उसने चोट
इस प्रकार मारी जिससे मृत होना संभव था, अगर पॉसिबिलिटी थी तो फिर वो 302 में आ जाएगा, फिर 304 में आ जाएगा। इस प्रकार की चोट पहुंचा दी जिससे मृत होना संभव था, तब 304 में आ जाएगा। मगर ऑल ऑफ सडन हुआ हो, प्री प्लानिंग 302, ठीक है ना। इंटेंशन, मोटिव हर जगह आवश्यक नहीं है, मगर किसी अपराध को घटित करने के लिए मोटिव, इंटेंशन और कार्य करना, ये तीनों चीज़ें होती हैं, तैयारी ऐरी सब, ठीक है ना। कुछ मामले में तैयारी को केवल अपराध नहीं माना गया है, मगर कुछ में माना गया है। अब जैसे डकैती है, डकैती की तैयारी अपराध है, और चीज़ में आप किसी को मारने की तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई अपने आप में अपराध नहीं है। अगर कोई कार्य परिणित नहीं हुआ, कोई अपराध नहीं, ठीक है नहीं। डकैती है, राज जैसे किसी देश के विरुद्ध तैयारी कर रहे हैं तो ये भी अपराध है, ठीक है। अब जो हमने मेन चीज़ें बता दी जितना, अब चूंकि इन्होंने 2-3 दिन पहले बताया था, आज ही हम इसको दोहराए हैं, मगर दिमाग में ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने भी PCSJ दिया, HGS दिया, PCSJ दुर्भाग्य रहा, नहीं हो पाया, तो PCSJ दे रहे थे तो ये तैयारी की थी, वही तैयारी आज भी काम करती है। कोई आवश्यक नहीं कि अगर HGS नहीं बन पाया तो ईश्वर के पास हम तो चाहते हैं कि कम से कम मेरिट के अगर अधिकता बन गए आप तो इस बार का कल्याण हो जाएगा और इसका कल्याण हो जाएगा। हम लोगों ने तो श्याम बिहारी जी तिवारी जी के साथ काम किया, अर्जुन सिंह चौहान जी के साथ काम किया, एक आध बार सुल्तान नियाजी के साथ काम किया, SS मिश्रा जी ही हैं इस समय, और भी लोग थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। बहुत था बढ़िया, बहुत नहीं, अच्छा वो कभी भी मेहनत भी करते थे, ऐसा नहीं है। श्याम बिहारी जी के बारे में बात करें या चौहान साहब के बारे में बात करें तो भाई काबिलियत वास्तव में थी। आज पे थोड़ी ना बैठे थे, एक पन्ना लेके बैठे ना, पूरी तैयारी के साथ, जैसे SS मिश्रा जी को भी देख लीजिए आप, पूरी तैयारी। तो इन लोगों के साथ काम करके अच्छा लगा, इन लोगों को पूरा कमांड था। कभी कभी हमने प्रयास किया कि इन लोगों को घेरें, कभी भी सरकारी वकीलों से वैसे तो पैर छूते थे, नमस्ते और सब कुछ होता था, ये सम्मान पूरा करते थे, मगर इस तरीके से नहीं कि सरकारी वकील से कोई अनुचित लाभ लेने के लिए कभी बात नहीं करते। ये केवल अपने टारगेट पे रहते थे, और कितना भी हम गवाह को जिरह समझा दें, संभावित प्रश्नों के बारे में बता दें, सब फेल। कितना मेहनत कर लो, श्याम बिहारी जी और चौहान साहब और SS मिश्रा भी थोड़े बहुत हैं, इनको कभी घेर नहीं पाए। इन्होंने शुरुआत ऐसे की कि संभावित प्रश्न ही नहीं थे, वो मतलब महान लोगों में उनकी गिनती थी। हम चाहते हैं कि पहले तो इसको, ये महाभारत रामायण है, इसको पहले चट लो अगर करना है तो। नहीं हुआ HGS, नहीं PCSJ हुआ तो कम से कम ये काम आ जाए, है नहीं। और परिभाषाएं, डेफिनेशन मस्ट। अब जैसे चोरी बनी तो पहले यही बता दें चोरी बनी कि नहीं, वो तो लिख देंगे चोरी गई, अरे क्या उसका वो था, क्या बेईमानी का आशय था, क्या उसने उस चीज़ को अपनी जगह से हटाया क्या। अगर वो अपनी जगह से नहीं हटी, बेईमानी का आशय नहीं था, चोरी बनी नहीं। 378
ये चीज़ें देखी जाएंगी। और ऐसे फिर 376, 375 में आए, 363 आ जाइए, 361 आ जाइए आईपीसी में। तो 361 में कब 363 बनेगा, कब 366 बनेगा। 363 के लिए 18 साल से कम एज, बच्चा अगर लड़का है तो 16 साल से कम एज। 366 में कोई एज की लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो लिमिट। तो इसको देखना पड़ेगा कि 363 बनता है नहीं बनता है। अब जैसे 363 की लड़की का आ जाता है, उसमें चार्जशीट में आ गया 363, 66, 76 ये सब बन गया, ठीक है नहीं। अब वो लेडीज़ आई पीड़िता की माँ, अगर कोई सर्टिफिकेट हाई स्कूल का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो, अगर सर्टिफिकेट है भी तो भी अगर आपने एज को डाउटफुल क्रिएट कर दिया तो मुकदमा छूटा छुटाया है। अगर वो डाउट हो गया और आपने कह दिया कि नहीं कि ये बालिग थी, ठीक है नहीं, पीड़िता बालिग थी, तो फिर अगर जो सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए तो आप ये साबित कर ले जाएंगे कि दोनों के बीच कंसेंट थी, ठीक है नहीं। कंसेंट थी तो कोई अपराध बना नहीं। अब 363 में आदमी बिल्कुल हंपा जा रहा है कि अरे बताओ यार ये तो नाबालिग है, अब कैसे छूटेगा, क्या होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप उसके माँ बाप को टारगेट कर लो। उससे प्रश्नों की बौछार जब करेंगे तो सामान्य आदमी किसी को याद ही नहीं रहता कब शादी हुई, कब पहला बच्चा पैदा हुआ, कब 5वां बच्चा, ऐसे चलता है। और इतना इंटेलिजेंट तो हमने देखा नहीं, एक आधे हों तो हों भाई, है नहीं। तो ये 363, 66 की बात बता रहे हैं, ठीक है। और अब इतना ही पढ़िए, अभी तो 76, 71 की बात कहाँ होता है। कुछ और relevant 390 questions जी पूछें। बताइए। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस नोट किए, एंड में एक ऑफ कैमरा करके फिर डिस्कशन जी, करेंगे। और एक रेलेवेंट क्वेश्चन था, कभी कभी लाश नहीं मिलती है, मर्डर कैसे साबित करें? कैसे साबित करें साहब? मर्डर प्रोसिक्यूशन से हम है, लाश मिल नहीं रही, मर्डर कैसे साबित करें? तो उसके लिए हम लोग क्या ऐसी चीज़ें कलेक्ट करें या क्या ऐसा? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार वो डिसाइड किया, इसमें है रूलिंग। अगर लास्ट सीन गवाह है, उसने बताया है कि इनके साथ मैंने जाते हुए देखा है, ठीक है नहीं, और मोटिव स्ट्रांग है, ठीक है नहीं, और उसके कोई कपड़े लत्ते या और कोई सर्कमस्टांसेस बनती हैं तो 364 में होगा, 302 में नहीं होगा, अगर लाश नहीं मिली तो। सर मैं जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ प्रोसिक्यूशन से ही पूछ रहा हूँ। जी जी। वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग की एविडेंस कितनी कारगर होगी एट द टाइम ऑफ एविडेंस? अगर वो फॉरेंसिक से उसकी जांच करा ली गई है, ठीक है नहीं, और जो गवाह अगर मौखिक यहाँ बोलता है, मेरी बात समझ रहे हैं, और वो वीडियो ऑडियो अगर चलाया जाता है, अगर फॉरेंसिक से वो है तो वो कार्बोरेट करता है पूरा। अभी हमने अनवरगंज का किया था 307 का मुकदमा, तो उसमें अभियुक्त ने गोली चलाई और गोली फंसी, उसका ऑपरेशन हुआ, एक्सरे वगैरह था, उसमें भी बुलेट पाया गया। तो हमने एडीए 4 में वो वीडियो चलवाया था जो सीसीटीवी फुटेज से लिया गया था, मगर उसके लिए शर्त इतनी है कि फॉरेंसिक से होना चाहिए कि उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई, इस बात को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कार्बोरेट हर चीज़ को जो गवाह बोलेगा उसका कार्बोरेशन इज मस्ट, चाहे वो मेडिकल के द्वारा हो, चाहे सीसीटीवी फुटेज के द्वारा हो, या ऑडियो के द्वारा हो। ऑडियो में भी प्रोसिक्यूशन को भी बताना पड़ेगा ये उसी व्यक्ति की
वॉइस है, आवाज़ है, साबित करो। उसको चलवा के साबित किया गया यही है भाई। आप जैसे वीडियो की बात की, तो वीडियो को भी अभियोजन के किसी न किसी गवाह के सामने चलवा के तो दिखाना पड़ेगा, नहीं यही व्यक्ति और ये आ रहा था, वो फिर कोर्ट देखेगी, सब कुछ वो कार्पोरेट होगा तथ्यों से। केवल वीडियो चला के आप किसी को सजा नहीं करा सकते, ठीक है नहीं। अब वो अभी जो अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता हैं वो तो हर समय उसको डाउट क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। सर प्रोसिक्यूशन में हमेशा ये प्रॉब्लम आती है, आपने कहा अगर होता है फॉरेंसिक से, तो अगर पुलिस हैंड राइटिंग, पेन प्रेशर, फिंगरप्रिंट्स, ब्लड रिपोर्ट, डीएनए, वेजाइनल स्लाइड्स में एक दो चीज़ें कराती, बाकी सब तो नहीं कराती, उस स्टेज पर हम कैसे वीडियो प्रूफ करें? 65B का सर्टिफिकेट मिल नहीं पाएगा या एविडेंस नहीं मिल पाएगा। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में तो लिया नहीं साहब, हमें तो दिखाना है रेलेवेंट एविडेंस है, टेम्पर नहीं किया गया, तो किस एप्लीकेशन को दें जिससे हमारा नहीं वो देखिए, केवल फिर अगर आप डायरेक्ट पेश करेंगे, अगर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं है, पुलिस अभी से मिल जाती है साहब, इसलिए नहीं करती। तो इसकी रिलेवेंसी क्या होगी फिर हमारी? नहीं पढ़ा अब पढ़ा नहीं जाएगा वो, अगर वो डायरेक्ट अगर आप देते हैं, अगर वो नहीं होगा, अगर वो ओल्ड लेबिलिटी है, ठीक है ना, ओल्ड लेबिलिटी है तो वो कार्पोरेट होगा नहीं। प्रोसिक्यूशन मतलब इस जगह हम लोग फेल हो जाएंगे अगर, ठीक है सर। अगर कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है तो कैसे साबित करें? जुर्म सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग? यस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर्याप्त होता है, ओके ठीक है नहीं। अपराध, मेरा मानना ये है, अपराध जो भी होता है वो स्वयं बोलता है। साहब पीएम रिपोर्ट पर कुछ बता दें साहब, क्या करें हम लोग पीएम रिपोर्ट पे कि कैसे सबूत निकालें अपने लिए? पीएम में क्या क्या पीएम में अब पीएम, हम लोग जो पीएम रिपोर्ट को कार्पोरेट कराते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई धारदार हथियार से इन्होंने मारा, मृत्यु हुई। अभी आज ही एक बहस हो रही थी, अब वो कह रहे हैं फरसा चला, कुल्हाड़ी चली, लाठी चली, तो फरसा और ये कुल्हाड़ी चलेगी या चाकू चलेगा, तो चाकू में तो इंसाइज भी आएगी। अब ये देखना है कि इंसाइज इंजरी है कि ब्लंट जो वो कंट्यूजन है, तो अब ये देखना पड़ेगा कंट्यूजन कब आता है, नीलगुनी वो आएगा, स्वेलिंग आएगी, तो किस चीज़ से आएगी, हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से आ सकती है। तो ये देखना पड़ेगा जब गवाह कुछ बोल रहा है और मेडिकल कुछ बोल रहा है या पोस्टमार्टम कुछ बोल रहा है, तो ये अगर वो प्रोसिक्यूशन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर अभियुक्त के फेवर में जा रहा है, ठीक है नहीं। तो ये इसको पोस्टमार्टम हो या इंजरी हो, मेडिकल, इसे पढ़ना जितने भी अपने आप विद्वान लोग रहे हैं, इसी को अभी एस मिश्रा चटते रहते हैं पूरी तरह। तो मेडिकल को आदमी हल्के में लेता है, इसे मेडिकल ही है। हाँ नहीं, जो डिफरेंस तो वो तो पूरा पढ़ते रहिए, मगर बेसिक चीज़ बता रहे हैं हम आपको। वो तो जितना पढ़ लीजिए कम है, अभी पूरा कंप्लीट कर दें। तो इसमें ये बस केवल इतना देखना है कि वो इस प्रकार की इंजरी क्या इससे आ सकती है। वो मेडिकल जो डिफरेंस जो बताया है इन्होंने मोदी की, उसको पढ़ लीजिएगा कि इससे ये संभव है कि नहीं है। अब वो कह रहे हैं गला दबा के किया है, उसमें थ्रोटलिंग है या नहीं है, स्ट्रेंगुलेशन है या नहीं है, तो है नहीं। हाँ, ये सब तो इंसाइज आनी चाहिए, निशान कुल्हाड़ी के हैं, और इंसाइज होनी चाहिए, और फरसे का जो है उसका जो वो लंबाई चौड़ाई होगी वो दूसरी होगी, चाकू की अलग होगी, ठीक है नहीं, कुल्हाड़ी की अलग होगी, क्योंकि उसका फल थोड़ा बहुत आगे चल के मोटा होता है और उसकी उतनी लंबाई होगी नहीं जितनी फरसे में आ जाएगी, ठीक है नहीं। तो ये सब कार्पोरेट और कंट्राडिक्ट करता, भाले की अलग भाले की अलग होगी। सर मजीद बयान की रिलेवेंसी के बारे में कुछ बताइए सर। नहीं, वो तो एक होता क्या सदी सर? का है। मजीद बयान ये है कि जो चीज़ कुछ रह गई हो, मगर वो 161 का पार्ट है। यस, मजीद बयान उतना ही महत्वपूर्ण है
कुछ रह गया पूछ लिया गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पावर है। सर एक चीज़ और, कन्फेशन अगर किसी प्रेशर में किया गया हो, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में था और वो बोल ही ना पाया, इसकी क्या कोई रेमेडी होती है इन फ्यूचर? अगर हम बोलेंगे साहब हम तो प्रेशर में थे। नहीं, कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर बिफोर पुलिस है तो देर इज नो बाई बिफोर जज भी अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो ना, उसकी ना। रेलेवेंसी होगी कि नो। अगर वो जज के सामने अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है तो फिर उसकी रिलीफ नहीं है। साहब 2 बार 164 कभी कभी रेप विक्टिम्स में अगर हो जाते हैं तो उसकी रेलेवेंसी क्या होगी आगे? वो अगेंस्ट उसको मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा, एक्यूज्ड को वो भी को लाभ मिलेगा। एक्यूज्ड को लाभ मिलेगा, क्योंकि कंट्राडिक्शन आएंगे। जितने ही कंट्राडिक्शन आते हैं वो समझ लो अभियोजन के लिए घातक है। घातक है, और सब एक्यूज्ड को लाभ मिलता है। सर एक गवाह से कितनी बार क्रॉस दिलवाया जा सकता है? इसमें हमेशा डाउट रह जाता है कि 3 वकील हैं, एक एक्यूज्ड के, क्या वो तीनों क्रॉस करेंगे 3 बार? ना ना ना, एक ही को पावर है, अगर दूसरा कर रहा वो है ही नहीं भाई, पावर एक ही करेगा। अच्छा, अगर प्रैक्टिकली में करते हैं तो ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो इस बात को देखे कि वो क्वेश्चन पुट अप नहीं कर सकता जिस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ओके, ये न्यू क्वेश्चन हो सकता है, नया क्वेश्चन। हाँ, नया क्वेश्चन पर, दोबारा- मगर वो पावर है नहीं, ये केवल धांधागर्दी चल रही है और क्या है। सर अब एविडेंस क्लोज हो गया, अब हम चाहते हैं दोबारा उसे रिकॉल कराया जाए। 311 में अगर कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो सर मात्र ये कह देने से कुछ पॉइंट छूट गए कि साबित पहले करें हम? नहीं चलेगा, नहीं, पहले आप देखें कि किस पॉइंट पे जिरह नहीं हुई है, तब 311 वो अप्लाई करेगी। सर ये किसी भी स्टेज पे लगा सकते हैं? हाँ, एट एनी स्टेज बिफोर अनाउंसिंग जजमेंट। जजमेंट के पहले तक। यस। सर 376 के केसेस में जनरली जो मेरी जानकारी है कि अगर हॉस्पिटल में कोई महिला गई तो उसको रेप के प्रोटोकॉल्स मिलने चाहिए कि रेप विक्टिम अगर आया है तो मान लीजिए एंटी प्रेगनेंसी पिल होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, गायनिकोलॉजिस्ट आनी चाहिए, या व्हाट्सएवर जो प्रोटोकॉल्स हैं। जनरली अस्पताल वाले देते नहीं हैं, लेकिन 376 का मुकदमा फिर भी स्टैंड करता है। अब डिफेंस ये लेता था प्रोटोकॉल दिए नहीं, अगर रेप होता तो प्रोटोकॉल दिए जाते, तो प्रोसिक्यूशन क्या कहे, कैसे इस्टेब्लिश करेगा? नहीं, अगर देखिए मेडिकल हुआ है तो ये प्रोटोकॉल का मतलब नहीं रहता। एंटी प्रेगनेंसी पिल ही नहीं दी गई, जबकि मैंडेटरी है रेप विक्टिम को सबसे पहले एंटी प्रेगनेंसी पिल दी जाए। नहीं तो अब ये इसका डिफेंस फ़ायदा लेगा, और हम अगर प्रोसिक्यूशन में तो हम उसको कैसे इस्टेब्लिश करें कि साहब वो डॉक्टर की गलती है, हमारी क्या गलती है? नहीं, वो तो कि देखिए आप ये अगर कह रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि अगर मेडिकल हुआ है, ठीक है, नहीं मेडिकल, अच्छा मेडिकल हो जाने का मतलब ये नहीं है, ना होने का मतलब नहीं है कि 376 से आप हट गए। अगर नहीं भी हुआ है होता है भाई। तो अगर वो कह रही है, नहीं मृत है, पोस्टमार्टम एक्चुअली हुआ, उसका मेडिकल पहले जो भी होता रहा वो तो हो गया, क्या मतलब? मरने के बाद FIR दर्ज हुई है। एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, एक घटना होती है शहर के बाहर, उस घटना के बाद होता है क्या, कोई व्यक्ति लाया जाता है शहर में, यहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसकी FIR होती है। अब ना तो उसके स्टेटमेंट हुए 164 के, ना उसका इनिशियल मेडिकल हुआ, सिर्फ पोस्टमार्टम ही हुआ। तो साहब उस कंडीशन में रेप कैसे हम प्रोसिक्यूशन साबित करेगा? नहीं ये तो वो करेगा ना, अगर पोस्टमार्टम में आया है, पोस्टमार्टम अगर इतने वो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, वो देखेगा उसको भी, प्राइवेट पार्ट को भी। लेकिन साहब ये जो ड्यूरेशन है 1 महीने, अगर कोई लेडी अस्पताल में एडमिट रहे तो हीलिंग हो जाएगी साहब, पोस्टमार्टम में कहाँ आएगी? तो हो जाएगी, तो वो प्रोसिक्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें कि रेप तो हुआ है साहब? नहीं, अगर वो प्रोसिक्यूशन तो वही कहेगा जो पोस्टमार्टम कहेगा, या तो आई विटनेस कहेगा, कोई अगर साथ में रहा है। एक बात है, ठीक है, नहीं हर चीज़ में केवल कह देने से थोड़ी चलेगा, है ना। सर डाइंग डिक्लेरेशन का कुछ महत्व बता दीजिए हाँ, साहब। 32 का ना, हाँ, ये तो महत्वपूर्ण है। कुछ टिप्स दे दिए, क्या क्या करें, डाइंग डिक्लेरेशन को कैसे इस्टेब्लिश करें, अगर हम लोग कोर्ट पे जाएं, इसका फ़ायदा क्या उठा सकता है प्रोसिक्यूशन? अब डीडी के लिए सबसे बड़ी बात ये है, 2 प्रकार की डीडी हो सकती है। एक तो बिफोर मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, कार्यपालक, दूसरी या किसी से किया हो,
दोनों माने रखती हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने भी अगर उसने मृतपूर्व बयान दिए हैं वो भी रिलायबल है, एडमिसेबल है, ये आप समझ लें। तो ये भी 32 भी बहुत गंभीर है मामला। तारीख है। हाँ, बस ये साबित करना है आपको कि इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है और ये बिल्कुल मृत्यु के ठीक पहले दिए गए हैं। स्वस्थ मस्तिष्क से। स्वस्थ मस्तिष्क वो तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। और इसके लिए अगर प्रोसिक्यूशन से आप हैं तो डॉक्टर और जिसने रिकॉर्ड किया है डीडी, ये कभी कभी होता है कि दरोगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पहुंच गया, उसने 161 का बयान ले लिया तो वो डीम टू बी डीडी, मगर उसमें शर्त इतनी है, अब लोग धोखा खा जाते हैं। कई हमने ऐसे केसेस किए, अब 24 साल से हम यही देख रहे हैं क्या किया। तो कभी कभी होता क्या है कि देखता ही नहीं है कि ये पीड़िता का या पीड़ित का उसने 161 ले लिया, वो आया बयान कराते रहे। बाद में आईओ आया, उसने आईओ ने कहा हम लोग बयान कराते हैं कि इस तारीख को इनके बयान लिए, इनके बयान लिए, मगर डीडी के लिए अगर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने अगर वो किया है डाइंग डिक्लेरेशन, तो उसके लिए आपको 161 साबित कराना पड़ेगा, उसमें लिखाना पड़ेगा इन्वर्टेड कामा में कि इसने मजरूबी हालत में हमको ये बोलिए थोड़ी क्या नहीं सर, बहुत बढ़िया है। हो तो बता देना। नहीं, आप तो कहानी तो बता रहे तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हम तो बड़े इजी बता नहीं, बहुत ईजी है जी। बहुत अच्छा। तो उसमें आपको इन्वर्टेड कामा के कि फला के मजरूबी हालत में मैंने इसके बयान लिए थे, मतलब ये उसने बताया था, इन्वर्टेड कामा में होना चाहिए, तब वो साबित होगा। अब ये घटना बता दें अगर टाइम हो तो। नहीं साहब, बिल्कुल टाइम है, 4-5 क्वेश्चन भी रहेगा। हम ये कह रहे हैं, अरे क्वेश्चन तो अपना करते रहिएगा। एक घटना हुई थी कैंट में, जी। एक शर्मा जी थे, बेचारे पति पत्नी दोनों लोग फैक्ट्री में काम करते थे, ठीक है। फैक्ट्री में काम करते थे, दोनों लोग जाते थे दादा नगर वगैरह में करते थे, साइकिल जाते थे बेचारे। उनकी एक बेटी, उसकी उम्र 15-16 साल, 15-16 साल। तो वो लोग चले गए, वो एक कश्यप लड़का था, तो उसके 15-16 साल में अपनी उम्र के अनुसार दोस्ती वगैरह जो भी हो। तो एक दिन वो मोटरसाइकिल से कश्यप, वो भी 17-18 साल का था, माइनर था वो उसको बैठा के ले गया घंटाघर, ये फील खाना में जो होटल वगैरह, एक होटल में ले गया और अपने 3 मित्रों को और बुला लिया, 2-3 मित्र और थे, और उसके साथ रेप हुआ। जब उसने किया तो उसने कहा हम पापा को बता देंगे, तो उसने तीनों चारों ने कहा कि हम तुम्हारे माँ बाप को भी जान से मार देंगे। तो वो इतना सहम गई कि वो आते ही उसने, वो नहीं होती डाई की। जब सूचना मिली माँ बाप को ओसला में भर्ती किया गया, तो ओसला अस्पताल में उसने सब माँ बाप को बताया, तो उसने FIR दर्ज की, ठीक है नहीं। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वो 2-4 दिन जिंदा रही, तो उसका बयान दरोगा ने लिया था, ठीक है, वो लिया, और जो होटल के उसका था। तो हम ये बता रहे हैं कि वो फिर डीडी जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से साबित करानी पड़ेगी, इन्वर्टेड कामा के। ऐसे नहीं कि वो किया रामलाल का बयान लिया, श्यामलाल का लिया, ये नहीं चलेगा। और अगर वो डीडी है बिफोर मजिस्ट्रेट या नायब तहसीलदार, जो भी मजिस्ट्रेट की पावर हो, तो उसके लिए डॉक्टर इज मस्ट, क्योंकि वो मेंटल स्थिति वही बताएगा। बिफोर स्टेटमेंट, BHC हाँ, आफ्टर
स्टेटमेंट अगर देखिए बीएचटी अगर मंगा लेते हैं तो बेहतर है, मगर अगर डॉक्टर इतना कह देता है कि ये मेरे अंडर में ये इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, ये भर्ती थी, और मेरे सामने जब स्टेटमेंट के पूर्व डीडी के पूर्व ये बिल्कुल मेंटल स्तर इसका सही था, ये स्टेटमेंट देने की स्थिति में थी, और उसके बाद वो देता है एक अपना सर्टिफिकेट कि ड्यूरिंग स्टेटमेंट शी वाज ओके, और देन ये स्टेटमेंट देने की स्थिति में थी, तो वो पूरा, और उसके बाद तो वो जो मजिस्ट्रेट है वो बता ही देगा कि ये हमने लिखा था और ये वो साबित है। तो डीडी अच्छा साक्ष्य है, मगर उसको भी कारपोरेट कराया जाता है। ये साहब 120 बी और 34 पे कुछ थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। 34 तो हमने बताई दी। 120 बी के साथ दोनों में डिफरेंस कन्फ्यूजन हो जाती है कभी 120 बी लगा देती है पुलिस, कभी 34 लगा देती है। नहीं तो 120 भी अलग चीज़ है, उसी में थोड़ा 34 अलग। 120 भी तो इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप वहाँ उपस्थित रहें, ठीक है नहीं, ये बड़ी टफ धारा है प्रोसिक्यूशन के लिए, 120 भी साबित करना, ठीक है ना, उतनी एविडेंस मिलती नहीं। अब उसमें बताया कि ये नहीं ये जो वो बातचीत कर रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसके लिए पूरी प्लानिंग एविडेंस होनी चाहिए, मगर ये इसमें मौके पर वो सब लोग तो थे नहीं, सब पे 120 बी के साथ ही लगाया। हाँ, तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे काम चल रहा है ना उसमें, ठीक है ना। तो उसमें सर 120 बी में कैसे हम प्रोसिक्यूट को साबित कर पाएंगे साहब? 65 बी के सर्टिफिकेट लगा के हो जाएगा बस? नहीं, वो तो केवल जो उनके मोबाइल पे जो लगातार बातें हुई हैं एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस, जो बातें हुई हैं उनकी लोकेशन देखी जाएगी, तब 120 बी पे साबित होता है, नहीं फिर कोर्ट डिसाइड करेगी। क्योंकि वो तो डिफेंस से यही कहते कि साहब हम तो थे नहीं मौके पे, हमने क्या नहीं, बात वो करी? तो उसके लिए 120 बी के लिए मौके पे प्रेजेंस रहना आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। आप जेल में भी हैं तो 120 बी के मुलजिम हो सकते हैं, जैसे मूसे वाले में हो रहा है, पंजाब वाला, ठीक है नहीं। अगर वो हुआ है और कहीं भी बातचीत का वो आ जाता है कि ये मिलने आया था वो मिलने आया था, अगर जेल रिकॉर्ड में ये आ जाता है कि ये शूटर मिलने आया था मूसे वाले से, और ऑन रिकॉर्ड अगर ये आ जाता है, तो 120 बी का प्रिजम्पशन, एक धारा इसमें प्रिजम्पशन की है, मैं वो प्रिज्यूम आप- शैल प्रिज्यूम। हाँ यस, किसी ने अगर गाड़ी बहुत सटीक है। मुहैया कराई है जी, किसी क्राइम के लिए, तो वही हाँ। 120 में आ जाती है, तो चाहे हो चाहे उसकी गाड़ी के साथ ही, हाँ यस, सिर्फ आपके कनेक्टिविटी आपकी रिलेट आ जाए। अब ओनर आप दिख जाए बस, हाँ ठीक है नहीं। ये वो वाला प्रिजम्पशन वाला दिमाग लगाए लेना भैया। जी हम लोग को बनना है। ये मेरे एंड से खत्म, आप लोग कुछ- अब एक है मे प्रिज्यूम, एक है सेल्फ प्रिज्यूम, जी कल पढ़ रहे थे। ठीक है ना। में तो कहीं कुछ, अगर सेल का है सेल्फ प्रिज्यूम फायर शब्द तो समझ लो, में है तो गड़बड़ है। में मतलब उतना वो नहीं है, मगर सेल में तो ये प्रिज्यूम करना ही है, उदाहरण करना ही है। पूरा जो न्याय व्यवस्था है, जो हमने इसको समझा है, तो प्रिजम्पशन पे है। अब